नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे शो अनकट हफ्ता में। ये हफ्ता शायद इस साल का सबसे इंटरटेनिंग, कंट्रोवर्शियल और ओवरलोडेड हफ्ता रहा, क्योंकि इस वीक मिला इतना कंटेंट जो शायद हम पूरे साल में भी ना निकाल पाए। इस हफ्ते की कहानी शुरू होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी के एक स्टेटमेंट के साथ, जहां पर वो यूथ को पैरासाइट और कॉकरोच से कंपेयर कर देते हैं। इस बात को लेकर इंटरनेट पर पूरा माहौल गर्म हो जाता है। हालांकि 2 दिन बाद उनकी क्लैरिफिकेशन भी आ जाती है कि उनका रिमार्क मोदी जी के लिए, सॉरी, उनका रिमार्क्स यूथ के लिए है, उस यूथ के लिए जो कि फेक डिग्री लेकर घूम रहे हैं और सिस्टम को अब्यूज करते हैं। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जन जी ऑफेंड हो चुका था और जन्म हो चुका था कॉकरोच जनता पार्टी का। और भाई साहब, उसके बाद जो बाढ़ आई है इस पार्टी में, इस पार्टी ने जो रिकॉर्ड ब्रेक किया है, ऐसा सुनामी आया कि 4 दिन में ही मीम एडिड फॉलोअर्स को देखकर जो असली रूलिंग पार्टियां हैं या ऑपोजिशन पार्टियां हैं, वो सब भी टेंशन में आ गई। अपनी फॉर्मेशन के सिर्फ 4 दिन के अंदर ही इस पार्टी के ऑलमोस्ट 20 लाख फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर उससे जुड़ जाते हैं। और सिचुएशन ये होगी कि अब कॉकरोच जनता पार्टी को इग्नोर करना बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के लिए भी इम्पॉसिबल हो गया। शशि थरूर, संजय राउत और दीपेंद्र हुड्डा जैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने भी इस पार्टी पर अपने कमेंट्स किए। संजय राउत का कहना है कि जो पार्टी ऑपरेशन सिंदूर जैसे बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे सकती है, वो क्या कॉकरोच से डर गई। शशि थरूर का कहना था कि देयर शुड बी एन आउटलेट फॉर पीपल टू एक्सप्रेस इमोशन, स्टार एंड फ्रस्ट्रेशन, एंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी द ऑपोजिशन मस्ट सीज। और ऑनेस्टली पॉइंट भी गलत नहीं था, क्योंकि ये हक हमें हमारा संविधान देता है कि हम अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपनी शिकायत, गुस्से और नाराजगी को जाहिर कर पाएं। जहां देश के बड़े बड़े नेता इस देश को बीड़ी में लपेट कर धुएं की तरह पी जाते हैं, वहीं क्या आम जनता को इतना भी अधिकार नहीं कि वो इस पर मीम बना पाए या इस पर मजाक कर पाए। तो चलिए जानते हैं कि आगे क्या हुआ। आज जैसे ही इस पार्टी की फॉर्मेशन हुई, तुरंत इस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया। मैनिफेस्टो में बहुत सारी इंटरेस्टिंग और अच्छी बातें बताई, जैसे कि मीडिया की फ्रीडम की बात कही गई, वुमेन्स को 50% रिजर्वेशन देने की बात कही गई, और साथ ही साथ उन एमपी या पॉलिटिशियंस के ऊपर बैन लगाने की बात कही गई जो कि पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब कि मजाक मजाक में ही पूरा एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया गया और अपने मन की बात भी कह दी गई। वैसे जोक्स अपार्ट, अगर हम बात करें अपने आसपास के देशों के बारे में, नेपाल और बांग्लादेश के बारे में, तो अभी वहाँ पर रिसेंटली ऐसा हो चुका है जहाँ पर देश के यूथ ने अपनी करंट गवर्नमेंट को रातों रात ही वहाँ से उखाड़ कर फेंक दिया और देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। आई डोंट नो इस पार्टी का फ्यूचर क्या होगा, लेकिन ये बात तो तय है कि हर पुरानी जनरेशन जो है अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अपने आप से कम समझती है। उन्हें लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन जो है वो कम हार्ड वर्किंग है और कम लॉयल और कम ऑनेस्टी है, बट रियलिटी इससे जस्ट ऑपोजिट होती है। नेक्स्ट जनरेशन हमेशा एक कदम आगे होती है और एक नया बदलाव लाने की तरफ सोच रही होती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो लोग भी साइकोलॉजी, हिस्ट्री और रेवोल्यूशन की स्टोरी को सुनते आए होंगे या उनमें उनका इंटरेस्ट रहा होगा, वो सब लोग यहाँ पर एग्री करेंगे कि यूथ एक नया चेंज लाने की पावर रखता है, और ऐसा वो कई बार कर चुका है। अब बात करते हैं इस पार्टी को मिलने वाले सपोर्ट की। इस पार्टी को 4 दिन के अंदर ही बहुत मैसिव सपोर्ट मिला। इसने देश की सबसे बड़ी पार्टी को नंबर्स में ओवरटेक कर लिया। अगर डेमोक्रेसी के नजरिए से देखा जाए तो ये एक अच्छी बात भी है कि यानी लोगों में अभी भी उम्मीद बाकी है, लेकिन अगर करंट गवर्नमेंट के नजरिए से देखा जाए तो ये एक वार्निंग साइन है या फिर एक अलार्म साइन है। ये मूवमेंट अभी तक तो सिर्फ एक स्टायर है और मजाक है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होगी अगर ये मूवमेंट कहीं रियल हो जाएगा। तो क्या गवर्नमेंट इस मैसिव बैकलैश को, इतने बड़ी जनता को, इतने बड़े क्राउड को झेल पाएगी और उनके प्रोटेस्ट का सामना कर पाएगी? तो यहाँ एक कड़वा सच ये है कि अपनी मांगे मनवाने के लिए अन्ना हजारे भी अनशन पर बैठे और रामदेव भी। और यही रिसेंटली सोनम वांगचुक, जो पिछले काफी समय से लेह लद्दाख के लिए काम कर रहे थे, उस तरह के एक आंदोलन को करते करते उन्होंने अपनी जान गंवा दी। ऑल इन ऑल हम ये नहीं कह सकते कि इस तरह के प्रोटेस्ट करने से या इस तरह के मूवमेंट चलाने से गवर्नमेंट पर कुछ असर होता है या नहीं है। बात यह है कि हम सब लोगों को अपनी उम्मीद को जिंदा रखना होगा, क्योंकि बिकॉज होप इज द लास्ट थिंग दैट वी लॉस्ट। और इससे भी कड़वा सच ये है कि इंडिया की डेमोक्रेसी नहीं बल्कि एक चुनी हुई डिक्टेटरशिप की तरह काम करती है। और ऐसा इसीलिए पॉसिबल है बिकॉज ऑफ लूपहोल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिले इन जस्टिस। आगे बढ़ते हैं इस हफ्ते की नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आती है राघव चड्ढा की तरफ से। राघव चड्ढा जो अभी रिसेंटली आप पार्टी छोड़कर बीजेपी पार्टी में मूव होते हैं, इसके बाद से उन्हें बहुत पब्लिक का बैकलैश झेलने को मिला।
उनके काफी फॉलोअर्स भी उन्हें छोड़कर चले गए। इसी बीच राघव चड्ढा ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करी है कि उनकी फोटोज का और उनके पर्सनल ट्रेड्स का अनऑथराइज्ड यूज को ब्लॉक किया जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया और कहा कि सिर्फ अनप्लेटेबल होने की वजह से आपके ऊपर बनने वाले मीम या स्टार को बैन नहीं किया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि डिफ्लेमेशन और क्रिटिसिज्म के बीच में एक थिन लाइन होती है, तो इसके मुताबिक आप अभी सेफ जोन में हैं, इसलिए कोर्ट ने राघव चड्ढा की रिक्वेस्ट को अप्रूव नहीं किया। वैसे मजे की बात यह है ना कि जब भी कोई पॉलिटिशियन अपनी इस तरह की रिक्वेस्ट या इस तरह की डिमांड लेके जाता है कोर्ट में, तो कोर्ट उस पर तुरंत डिसीजन भी दे देती है और उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट भी कर देती है, जिससे जनता को लगता रहे कि यस, कोर्ट इज डूइंग देयर जॉब। हालांकि अगर मामला कोई आम आदमी से जुड़ा हो या किसी स्कैम या स्कैंडल से जुड़ा हो जिसमें किसी पॉलिटिशियन पे इल्जाम लगाया जा रहा हो, तो कोर्ट में वो मामले लंबे समय तक चलते रहते हैं। कोर्ट उन पर कोई डिसीजन नहीं देता, और अगर डिसीजन देता भी तो ज्यादातर केसेस में ये पॉलिटिशियन जो है बरी हो जाते हैं या कोई भी इल्जाम उन पर प्रूव नहीं हो पाता। अभी इसी बीच मोदी जी यूरोप दौरे पर जाते हैं, तो नॉर्वे की ही एक जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल पूछ लेती है कि आप स्वतंत्र मीडिया के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते। हालांकि मोदी जी ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप वहां से चले गए, लेकिन इसका रिएक्शन यह हुआ कि सारी की सारी गोदी मीडिया का बीपी तुरंत हाई हो गया और उस जर्नलिस्ट के इंस्टाग्राम कमेंट से लेकर टाइमलाइन तक हर जगह पर एक डिजिटल युद्ध शुरू हो गया। यहाँ तक कि सुनने में ये भी आया कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी बैन कर दिया गया। हालांकि अब वो दोबारा से एक्टिवेट हो चुका है। फाइनली जब लगा कि इस वीक में और कुछ भी नहीं हो सकता, तभी हमारे महामहिम जी ने अपने मन की बात कह दी, यानी कि हमारे देश के पापा जी ने इटली वाली को मेलोडी की चॉकलेट पकड़ा दी। बस ये चॉकलेट देने की देर थी और वो तुरंत से इस बिग बॉस फाइनल के विनर बन गए और सारा का सारा फुटेज तुरंत उन पर शिफ्ट हो गया। वैसे कमाल की बात ये रही कि ऑलरेडी 2-3 साल से ये मेलोडी मीम बन रहे थे, लेकिन इस बार खुद महामहिम जी ने चॉकलेट पकड़ाकर इस चीज को पूरी तरह से सर्टिफाई कर दिया। झूठ बोलो, बार बार मैं झूठ कहाँ बोलो। झूठ बोल रही हूँ मालिक, बस मैं तो खबर सुना रही थी कि आपने चॉकलेट दिए तो जनता को बता रही थी। वैसे सोचने की बात यह है कि जलेबी, फाफड़ा, थेपला कुछ भी दिया जा सकता था, लेकिन आखिर चॉकलेट ही क्यों? इश्क की चाह कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए लेकिन सीना जोरी से नहीं। हमारे महामहिम ने सीधा वही चीज पकड़ाई जिससे इंटरनेट को कंटेंट मिल जाए। और आयरनी ये है कि जहाँ एक तरफ तो बात हो रही थी कि देश को इटली वाली से बचाना है, अब खुद चल ही कॉफी पीवाएंगे। मुझे चाय पसंद है। कुल मिलाकर कंक्लूजन सिंपल है कि इंडिया में पॉलिटिक्स अब आइडियोलॉजी से नहीं बल्कि कंटेंट क्रिएशन से चलती है। यहाँ पर कंट्रोवर्सी 24 घंटे में मीम बन जाती है और पता नहीं कब वो मीम एक नए मूवमेंट में बदल जाता है। जी, अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।